आज कोरोना के 1.49 लाख नए मामले आए सामने, वहीं 1072 मौतों के बाद आंकड़ा 5 लाख के पार। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में की पूजा। आज गोरखपुर से दाखिल करेंगे नामांकन पत्र। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में होगी बारिश, तापमान में भारी गिरावट के हैं आसार। अवैध बालू खनन केस में ईडी ने पंजाब सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया। सांसद ओवैसी पर हमले के विरोध में देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी एआईएमआईएम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बाकी है। राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज नेताओं समेत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं। पीएम मोदी आज एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली से संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 31 जनवरी को यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को वर्चुअल रैली से संबोधित किया और इस बार जो जिलों में शामिल हैं उसमें मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और हापुड़, साथ में नोएडा भी शामिल है। और इस दौरान मोदी 5 जिलों की 23 विधानसभा सीटों की जनता से जुड़े, जिसमें फिजिकल रूप से करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं वर्चुअल एंगेजमेंट के जरिए करीब 20 लाख लोग जुड़ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने संबोधन को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए भी मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल 31 जनवरी को पश्चिमी यूपी के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा और बागपत जिले के 21 विधानसभा क्षेत्रों की वर्चुअल रैली हुई थी। वहीं यूपी में चढ़े सियासी पारे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोनी में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर सियासी वार भी किए। उन्होंने इस दौरान कहा कि कल अखिलेश बाबू यहां आए तो उनके गुंडों ने यहां तांडव किया। मैं आज उनसे कहकर जाता हूं कि अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है। हमने 2017 में कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ। हम यूपी में माफिया का नामो निशान भी खत्म कर देंगे। वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को चुन चुन कर यूपी से बाहर निकालने का काम भी किया। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर के पक्ष में लोनी में रैली करने पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि 2022 का ये चुनाव माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त करने का है। युवाओं के उज्जवल भविष्य का चुनाव है। राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को भगाया। लोनी वीरों की भूमि है। अमित शाह बोले कि किसानों का ऋण माफ करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है। वहीं रॉ शुगर के आयात पर ड्यूटी लगाकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान और बढ़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भाजपा सरकार ने की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के मद्देनजर प्रदेश पदाधिकारियों ने गोरखपुर में डेरा डाल लिया है। नामांकन से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर गोरखपुर को नमन किया है। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव 2022 में सहभागिता हेतु नामांकन करूंगा। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि और मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की स्रोत क्रांति भूमि गोरखपुर को कोटि कोटि नमन एवं अभिनंदन। वहीं सीएम योगी के नामांकन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शहर के विभिन्न वर्गों के चुने हुए 1000 प्रतिनिधि चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनसभा में शामिल होंगे।
वहीं यूपी में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हो गया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। गोली ओवैसी की गाड़ी के दरवाजे पर लगी। यह हमला तब हुआ जब ओवैसी मेरठ से एक जनसंपर्क अभियान से दिल्ली लौट रहे थे। आपको बता दें कि ओवैसी की गाड़ी जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़ गाजियाबाद खंड पर छिजारसी टोल प्लाजा क्रॉस करने के लिए खड़ी हुई, हमलावरों ने 3-4 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले 2 लोग थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हमले में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुके हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान सचिन के तौर पर हुई है। अचानक एक जोरदार आवाज आई तो हमारे साथ गाड़ी में हमारे दोस्त यामीन गाड़ी चला रहे थे, शौकत हमारे अध्यक्ष और सारिम बैठे थे। तो दूसरी जब आवाज आई तो यामीन खान ने कहा भाई हमला हो रहा है। तो हमारे सामने हमारे हाजी साहब की टाटा सफारी थी, पीछे 2 फॉर्च्यूनर थे। तो क्योंकि वो बैरिकेड होता है तो हमने अपनी गाड़ी से उसको धक्का नहीं बल्कि तेज मारा और गाड़ी आगे बढ़ी। हम बाजू लेके निकले। पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक अटैकर पर उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर वैर को जख्मी हुआ। 2 लोग थे, हमको 2 लोग दिखे, एक रेड हुडी पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो वो जो गाड़ी जख्मी हुई, दूसरा जो वाइट जैकेट पहना था, वो उन 2 फॉर्च्यूनर पर भी 2 राउंड फायर किया। खैर हम गाड़ी हमारी आगे बढ़ी, टायर पंक्चर हो गया तो राइट साइड से वो मारे थे हमने उनके सफारी को। तो थोड़ी दूर एक 2-3 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से पहले हमने गाड़ी रोकी और हाजी साहब की टाटा सफारी में बैठकर हम निकल कर आए। अभी हमारी वहाँ के एडिशनल एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक शूटर को पकड़ा गया है, वेपन भी मिला है और हमारी गाड़ी के ऊपर 3 निशानात हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो फॉरेंसिक के लोगों को भी बुला रहे हैं और पूरा जांच करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि देखें आखिर क्या है चक्कर। ये एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह का पूरे वेल प्लान तरीके से होना, क्योंकि जब आप टोल गेट के पास तो गाड़ी रुकती है कैसा भी, आपकी बैरिकेड होता है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो लोग हमारा रेकी कर रहे थे दिन भर से और वहाँ पर वो रुके हुए थे, इंतज़ार में थे। और उसके बाद खैर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने हमको सेफ रखा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होगी। ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, हमको कई मरतबा धमकियाँ मिली हैं और पार्लियामेंट में भी इम्तियाज़ जलील ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में इस मसले को उठाया भी था। आज भी इम्तियाज़ जलील को जब मालूम हुआ, हमारे एमपी को स्पीकर साहब से मिले, स्पीकर साहब ने भी कुछ किसी से बात की और हमारे घर पर कई मरतबा हमला हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे, जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तार। यादव को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। जहां राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह आप सब बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। वहीं अपर्णा यादव ने बाराबंकी जिले में सदर विधानसभा प्रत्याशी अरविंद मौर्य के नामांकन से पहले 2 सभाओं को संबोधित किया और जनसंपर्क भी किया। जनसभा में अपर्णा यादव ने कहा कि जिस तरह से नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनी, उसी तरह आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बन सके। मैं बस यही कहूँगी कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। उनकी सभी समस्त नीतियाँ और समस्त जो डायरेक्शंस हैं हमें चुनाव प्रचार के, कोविड प्रोटोकॉल के तहत, इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत हमने आज ये किया। हमारे साथ आदरणीय
अनुराग ठाकुर जी भी मौजूद थे। और आज जितनी भी हमारी जो नई ज्वाइनिंग पार्टी में है, मेयर साहब के साथ, संयुक्ता भाटिया जी के साथ हम लोग थे। तो मैं यही कहूँगी कि हम डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और हर दरवाजे पे हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ लेकर के जाएंगे, जिससे लोगों का मन बने पार्टी के लिए। जी। आप जब यहाँ गए थे, अखिलेश यादव का भी बयान आया, उन्होंने आपको बधाई तो दिया मगर ये भी कहा बहुत रोकने की कोशिश की गई। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका। और मैं बस यही कहूँगी कि बिल्कुल उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने मुझे काफ़ी राजनीतिक समझ दी। जी। नेताजी से जब मिली तो क्या बात हुई नेताजी ने? मैं नेताजी से कोई विमुख नहीं हूँ। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूँ और बहू रहूँगी। और किसी भी बहू का कर्तव्य है कि कोई भी अच्छा काम करे तो ज़रूर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और नेताजी मेरे लिए ससुर जी भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, पिता हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने उनका आशीर्वाद लिया। जी। भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग में तो दिख रही है और पार्टियां कैंपेनिंग में नहीं दिख रही हैं जिस तरह भारतीय जनता, क्या लगता है कि कोई चैलेंजिंग है अभी या सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही फिर से सरकार बनाएगी, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। और ये हमारा संकल्प है, हम सारी महिलाओं का, जितनी भी थी आज, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे मौर्य प्रियंका मौर्य जी हों, चाहे संयुक्ता भाटिया जी हों, मैं हूँ, और भी जितनी भी प्रदेश की सारी महिलाएं आज आई थी। हमारा ये वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिन के लिए गोवा की राजधानी पणजी जाएंगे। इस एक दिन के दौरे में राहुल गांधी डोर टू डोर कैंपेन, टूरिज्म सेक्टर का जायजा समेत वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक राहुल गांधी का ये दौरा 2 फरवरी को होना था, लेकिन संसदीय कार्यों के चलते इसे टाल दिया गया था। राहुल गांधी आज टूरिज्म सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में भाग लेंगे, साथ ही आंगनबाड़ी समेत अन्य कर्मचारियों के साथ भी संवाद करेंगे। आपको बता दें कि मोर्गपुर गांव में डोर टू डोर कैंपेन के बाद करीब 12:30 बजे दोना पॉल स्थित इंटरनेशनल सेंटर में उम्मीदवारों के साथ बैठक करके चुनावों को लेकर अपनी बातचीत करेंगे। वहीं दोपहर 2:15 के करीब टूरिज्म सेक्टर के प्रतिनिधियों और सीआईआई प्रतिनिधियों के साथ राहुल गांधी चर्चा करेंगे और शाम करीब 4 बजे वो संखाली में निर्धारित वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। गोवा विधानसभा चुनावों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल गोवा में बीजेपी की ही सरकार है। उसके पास अपने 25 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन। वहीं पिछली बार कांग्रेस ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी भी खड़ी उतरी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए